गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज हम डिस्कस करेंगे 8 जून के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो क्योंकि आज सैटरडे है तो हमारा रिवीजन वाला पार्ट नहीं रहेगा, उसकी जगह पे हम लोग जो भी क्वेश्चंस मिस हुए हैं पूरे वीक में उनको देखेंगे और फिर वापस से मंडे को अपना रिवीजन कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, Recently, which country emerged as India's third largest export destination in 2023 to 24? कौन सी कंट्री इसमें से है जो कि इमर्ज हुई है एज इंडियाज थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन इस टाइम पीरियड में? तो यहाँ पे आंसर है ए ऑप्शन, नीदरलैंड्स। नीदरलैंड्स बन गई है इंडिया की थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन फॉलोइंग द यूएस एंड यूएई। ठीक है, ऑल्दो इंडिया की ओवरऑल मर्चेंडाइज शिपमेंट में 3% का हमें डिप देखने को मिला है, उसके बावजूद भी ऐसा है। और की एक्सपोर्ट्स क्या क्या हैं नीदरलैंड कंट्री के लिए, जैसे कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं जिसको जो कि अकाउंट करते हैं लगभग $14.29 बिलियन। ओके, इसके अलावा इलेक्ट्रिकल गुड्स हैं जो कि हम एक्सपोर्ट करते हैं, केमिकल्स हैं, फार्मास्यूटिकल्स हैं, ये सारी चीज़ें। ठीक है, और इंडिया का ट्रेड सरप्लस है नीदरलैंड के साथ, ये भी याद रखिएगा कि हमें ज़्यादा प्रॉफिट है, यानी कि जो ट्रेड नीदरलैंड के साथ होता है इंडिया और नीदरलैंड के बीच में, उसमें इंडिया जो है वो प्रॉफिट साइड पे है। ठीक है, तो ये कितने पे है, $17.4 बिलियन के साथ हम सरप्लस पे हैं। और अगर हम इस डेटा को देखेंगे 2022 से 23 में, तो ये जो सरप्लस था ये $13 बिलियन था। तो ऑब्वियसली ये 4-5 बिलियन से ऑब्वियसली बढ़ चुका है। तो ये डेटा हमें कहाँ से पता चलता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा। तो याद रखिएगा, इंडिया की थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन अब बन गई है नीदरलैंड्स कंट्री। आपको बताना है कि इंडिया में जो एफडीआई आता है ये कौन सी कंट्री से सबसे ज्यादा आया है इस साल। सारे लोग अपना जवाब जो है वो कमेंट्स में मेंशन करेंगे। Who has been selected for गुडलेप्पा हल्लीकेरी अवार्ड 2024? ये अवार्ड किसको प्रेजेंट किया गया है? तो ये है पोएट एंड प्लेराइट सिद्धालिंगा पत्तना शेट्टी। ठीक है, इनको ये प्रेस्टिजियस अवार्ड दिया गया है। कौन देता है? गुडलेप्पा हल्लीकेरी मेमोरियल फाउंडेशन। और ये अनाउंसमेंट किया है वीरन्ना चेक्की ने, जो कि सीनियर ट्रस्टी हैं इस फाउंडेशन के। ये याद रखिएगा कि ये जो अवार्ड है ये 19th एडिशन है। ठीक है, और 6 जून को इसको प्रेजेंट किया गया। किस लिए 6 जून को ही? क्योंकि इसी दिन हल्लीकेरी जो फ्रीडम फाइटर है बेसिकली कर्नाटका से, इनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है और ये जाने जाते हैं फॉर फाउंडिंग द गांधी ग्रामीण गुरुकुल। ठीक है, और ये बहुत सारे नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट में शामिल थे। महात्मा गांधी की जो फिलॉसफी थी नॉन कोऑपरेशन सिविल डिसोबीडियंस, उसमें ये बराबर के हिस्सेदार थे और इन्होंने बहुत ही क्लोजली काम किया है महात्मा गांधी के साथ कर्नाटका के यूनिफिकेशन के रिगार्डिंग। और यही रीजन है कि हावेरी में एक कॉलेज भी है जो इनके नाम पे रखा गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सिंपली याद रखना है कि इस प्रेस्टिजियस अवार्ड से किसको नवाजा गया है? सिद्धालिंगा पत्तना शेट्टी, जो कि एक पोइट है। रिसेंटली हु रिसीव्ड द हिंदी साहित्य भारती अवार्ड 2024? ये अवार्ड किसको दिया गया है? आंसर है यहाँ पे कृष्णा प्रकाश, दैट इज सी ऑप्शन। ये जाने जाते हैं लीडिंग मुंबई पुलिस के काउंटर टेररिज्म यूनिट को चलाने के लिए, जिसका नाम है फोर्स 1। ठीक है, ये लीड करते हैं इस यूनिट को और इन्होंने हाल ही में रिसीव किया है एनुअल हिंदी साहित्य भारती अवार्ड एक इवेंट के दौरान जो कि मुंबई में हुआ था। तो ये 2 टाइम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर भी हैं, याद रखिएगा। इनका जो थर्ड रिकॉर्ड है उसमें क्या चीज हुई है कि इन्होंने मैक्सिमम नंबर ऑफ लेटर्स को इनिशिएट किया थ्रू पोस्ट कार्ड्स टू लॉर्ड राम। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बस सिंपली याद रखना है कि हिंदी साहित्य भारती अवार्ड 2024 किसको दिया गया है? कृष्णा प्रकाश जी को। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखना है आपको। रिसेंटली द नोटा ऑप्शन इमर्ज्ड एज द रनर अप इन विच कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ मध्य प्रदेश? जो नोटा ऑप्शन होता है इलेक्शन में, ये रनर अप साबित हुआ है मध्य प्रदेश की कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, आपको ये बताना है। यूजुअली लोगों की ख्वाहिश होती है कि वो टॉप मोस्ट पोजीशन पे आए, या फिर अगर नंबर 1 नहीं आ पा रहे हैं तो फिर कम से कम रनर अप आ जाएं। कितने ही लोग चाह रहे होंगे कि रनर अप बन जाएं, लेकिन यहाँ पे नोटा बना, यानी कि नन ऑफ द अबव। तो मध्य प्रदेश की जो इंदौर कॉन्स्टिट्यूएंसी है, यहाँ पे जो नोटा ऑप्शन था वो रनर अप बना, यानी कि 2nd पोजीशन पे रहा विद अ रिकॉर्ड 2,18,674 वोट्स। इतने वोट्स मिले थे नोटा ऑप्शन को इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से। ठीक है, तो नोटा क्या चीज होता है? बेसिकली ऐसे वोटर्स जो किसी भी कैंडिडेट से अप्रूव नहीं करते या फिर किसी भी कैंडिडेट को वोट नहीं देना चाहते, तो वो नोटा ऑप्शन को क्लिक करते हैं। और यही रीजन है कि यहाँ पे जनता ने अपना निगेटिव ओपिनियन जताया है और यहाँ पे नोटा को इन्होंने सेलेक्ट किया एज रनर अप। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम नोटा का यूज किया गया था 2013 के असेंबली इलेक्शंस में और इसको इंट्रोड्यूस कराया था सुप्रीम कोर्ट के 2013 डायरेक्टिव ने इन द PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। ठीक है,
तो यहाँ पे याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश की इंदौर कॉन्स्टिट्यूएंसी से नोटा ऑप्शन जो है वो रनर अप साबित हुआ है। नेक्स्ट है, Recently, which ministry declared the self-declaration certificate mandatory for all new advertisement? अब जितने भी नए एडवर्टीजमेंट क्रिएट होंगे उनके लिए कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने कि सेल्फ डेक्लेरेशन सर्टिफिकेट बनाना मैंडेटरी कर दिया है? आंसर है यहाँ पे सी ऑप्शन, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। इन्होंने मैंडेटरी तरीके से ये अनाउंस किया है कि अब से सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट बनाना मैंडेटरी है सभी नए एडवर्टीजमेंट के लिए। और अब जो सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्टिव आया है उसके बाद कोई भी अगर टीवी, प्रिंट मीडिया या फिर इंटरनेट पे अपना एड डालना चाहता है तो उसे जरूरत पड़ेगी एक वैलिड एसडीसी की। इसके अलावा एडवर्टाइजर जो हैं वो सबमिट करेंगे एसडीसीज को वाया द ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल फॉर टीवी रेडियो एड्स। और अगर उन्हें प्रिंट या डिजिटल एड्स को पब्लिश कराना है तो उन्हें जाना होगा प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के पोर्टल पे। ठीक है, तो एसडीसी एंश्योर करेगा कि जो एड्स दिखाए जा रहे हैं वो ट्रूथफुल हैं और वो रेगुलेटरी गाइडलाइंस के साथ कंप्लाई कर रहे हैं। ये चीज वो बेसिकली एक तरह से अप्रूव करेगा। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने हाल ही में सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट को मैंडेटरी करार दे दिया है फॉर ऑल द न्यू एडवर्टीजमेंट। यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ कोल भी आजकल न्यूज में है बिकॉज ऑफ अ रिपोर्ट जो इन्होंने पब्लिश की है। इस रिपोर्ट का नाम याद रखिएगा, कोल एंड लिग्नाइट पीएसयूज। ठीक है, इस रिपोर्ट में बेसिकली इन्होंने एफर्ट्स को दिखाया है बाय कोल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स टू रिड्यूस द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स थ्रू रिक्लेमेशन एंड एफॉरेस्टेशन। ठीक है, तो क्या क्या बातें इसमें हैं, जैसे कि एक्सटेंसिव इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन, सीड बॉल प्लांटेशन, सीड कास्टिंग वाया ड्रोन्स एंड मियावाकी प्लांटेशन, जिसमें कि डेंसली प्लांटिंग करने की बात की जाती है, नेटिव ट्रीज को, श्रब्स को और ग्राउंड कवर प्लांट्स को। ठीक है, तो इन सभी चीजों से आप जो है ग्रीन कवर को इंक्रीज कर सकते हैं कोल माइनिंग एरियाज में। तो यहाँ पे आपसे बस ये पूछ सकते हैं कि कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी करी जिसका नाम है कोल एंड लिग्नाइट पीएसयूज। तो आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ कोल। ओके, नेक्स्ट है, which organization recently released the report titled as State and Trends of Carbon Pricing 2024? इस रिपोर्ट को हाल ही में किस ऑर्गेनाइजेशन ने जारी किया है? आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, वर्ल्ड बैंक। और इस रिपोर्ट में इन्होंने हाईलाइट किया है कि जो कार्बन प्राइसिंग का रेवेन्यू है वो सरपास कर गया है $100 बिलियन को इन 2023। ठीक है, और 75 ग्लोबल सीपी इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे हैं जो कि कवर करते हैं 24% ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को। तो ब्राजील, इंडिया और टर्की जैसी जो कंट्रीज हैं इन्होंने सिग्निफिकेंट स्ट्राइड ली है सीपी इंप्लीमेंटेशन में। वहीं अगर हम चाइना की बात करें, चाइना और इंडिया ये लीड करते हैं कार्बन क्रेडिट इशुएंसेस में। कार्बन प्राइसिंग जो होती है वो बेसिकली कॉस्ट को अटैच करती है ग्रीन हाउस गैस एमिशन के साथ, प्राइमरली थ्रू CO2 प्राइसिंग मैकेनिज्म। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इनसाइड रिपोर्ट क्या है ये जानना हमारे लिए जरूरी नहीं है, बस हमें ये याद रखना है कि रिपोर्ट किसकी है। योर आंसर इज वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट है, recently which country decided to allow the non-citizen residents from the Five Eyes Alliance to join its armed forces? कौन सी कंट्री है जिन्होंने अलाउ कर दिया है अपने नॉन सिटीजन रेसिडेंट्स को फ्रॉम द फाइव आइज अलायंस कि वो उनकी आर्म्ड फोर्सेस को ज्वाइन कर सकते हैं? तो ये कंट्री है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया अपने सभी नॉन सिटीजन रेसिडेंट्स को अलाउ कर रहा है कौन से ग्रुप से? फ्रॉम द फाइव आइज अलायंस, कि वो उनकी आर्म्ड फोर्सेस को ज्वाइन कर लें। और फाइव आइज अलायंस क्या है? ये बेसिकली एक इंटेलिजेंस शेयरिंग नेटवर्क है। कौन सी 5 कंट्रीज के बीच में? यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। ये जो है एक्सचेंज करते हैं वाइड रेंज ऑफ इंटेलिजेंस को, और इन्होंने इस्टेब्लिश किया है फाइव आइज इंटेलिजेंस ओवरसाइट एंड रिव्यू काउंसिल को कॉपरेशन को इन्हांस करने के लिए, जैसे कि नॉन पॉलिटिकल इंटेलिजेंस ओवरसाइट, रिव्यू और सिक्योरिटी एंटिटीज वगैरह फ्रॉम दिस कंट्रीज। ठीक है, तो 2 बातें याद रखिएगा कि ये किसने अलाउ कर दिया है। तो ऑस्ट्रेलिया ने। फाइव आइज अलायंस में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं? यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। ओके, नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी जूलॉजिकल पार्क रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? इंदिरा गांधी जूलॉजिकल पार्क कहाँ पे है? तो ये लाई करता है आंध्र प्रदेश में। और ये जो पार्क है ये एक्सेल करता है इन कैप्टिव ब्रीडिंग ऑफ थ्रेटेंड स्पेशीज लाइक एशियाटिक वाइल्ड डॉग्स, फिर इसके अलावा स्ट्रिप्ड हाइनास, इंडियन ग्रे वुल्स हो गए और एटसेट्रा। ठीक है, जैसे कि जो स्ट्रिप्ड हाइनास हैं ये ज्यादातर पाए जाते हैं रीजन्स में जैसे कि नॉर्थ अफ्रीका और इंडिया, और प्राइमरली देखें तो ये स्कैवेंजर्स होते हैं, मोस्टली नॉक्टर्नल भी होते हैं। एशियाटिक वाइल्ड डॉग्स एंडेंजर्ड हैं और पैक लिविंग हैं, ये ज्यादातर आपको एशियन एनवायरमेंट्स में मिल जाएंगे। तो इस पार्क का बहुत एफर्ट है या बहुत योगदान है इन स्पेशीज को कंजर्व करने में, इसी वजह से न्यूज में आए। ठीक है, तो ये सारे जो स्पेशीज ये कंजर्व करते हैं ज्यादातर ये नियर थ्रेटेंड की कैटेगरी में होते हैं या फिर एंडेंजर्ड की कैटेगरी में है इन द IUCN रेड लिस्ट। फाइन,
तो इंदिरा गांधी जूलॉजिकल पार्क जो आजकल चर्चे में है, ये कौन से स्टेट में लाई करता है? योर आंसर इज आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है, which state government recently announced a 10,000 crore rupees project funded by the World Bank to tackle the air pollution? कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिन्होंने हाल ही में 10,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट अनाउंस किया है, जो कि वर्ल्ड बैंक फंड कर रहा है अपने स्टेट में एयर पोल्यूशन को टैकल करने के लिए? यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, हरियाणा। इन्होंने अनाउंस किया है ये प्रोजेक्ट जिससे कि ये स्टेट में एयर पोल्यूशन को कॉम्बैट कर सके। हरियाणा क्लीन एयर प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया है एनसीआर डिस्ट्रिक्ट्स में, जिससे कि एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को इनहैंस किया जाएगा। इनिशियल फेज में कुछ लैब्स वगैरह भी बनाए जाएंगे, जो एग्जिस्टिंग लैब्स हैं उनको मॉडर्नाइज किया जाएगा और एक ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट किया जाएगा फॉर द स्टेक होल्डर्स जो कि इन्वॉल्व होंगे एयर क्वालिटी मैनेजमेंट में। ठीक है, तो ये किसने अनाउंस किया है? योर आंसर इज हरियाणा। याद रखिएगा इस प्रोजेक्ट को फंड कौन कर रहा है? वर्ल्ड बैंक। ठीक है, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? वॉशिंगटन डीसी में। नेक्स्ट है, विच इंस्टीट्यूट रिसेंटली डेवलप्ड अ इनोवेटिव फायर रेस्क्यू ड्रोन? कौन सी इंस्टीट्यूट है जो कि डेवलप कर चुकी है एक इनोवेटिव फायर रेस्क्यू ड्रोन? आंसर है ए ऑप्शन, आईआईटी धारवाड़। यहाँ पे अनवील हुआ है एक फायर रेस्क्यू असिस्टेंट ड्रोन और इसको डिजाइन किया गया है फॉर नेविगेटिंग स्मॉल स्पेसेस एंड हाई टेम्परेचर्स। ये एक तरह का सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट है फायर सेफ्टी की फील्ड में और यहाँ पे जो चैलेंजेस हैं इस डिवाइस को क्रिएट करने में वो बहुत ही कॉम्पैक्ट और रोबस्ट रहे। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा आईआईटी धारवाड़ ने डेवलप किया है अपना इनोवेटिव फायर रेस्क्यू ड्रोन। आपको बताना है कि इंडिया की कौन सी आईआईटी है जिन्होंने अपना पहली बार एक आउटसाइड इंडिया कैंपस एस्टैब्लिश किया है, कौन सी कंट्री में किया है वो आपको मेंशन भी करना है। ठीक है, Recently, the National Level Coordination Committee held its maiden meeting at which place for the world's largest grain storage plant? The National Level Coordination Committee ने अपनी पहली मीटिंग कंडक्ट की है कौन सी जगह पे? दुनिया के सबसे बड़े ग्रेन स्टोरेज प्लान के लिए। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, दैट इज न्यू दिल्ली। नेशनल लेवल कोऑर्डिनेशन कमिटी ने कन्वीन किया अपना पहला इनॉग्रल मीटिंग एट द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन न्यू दिल्ली। किस लिए? दुनिया के लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लान को डिस्कस करने के लिए। ठीक है, इस इनिशिएटिव का पर्पस क्या है? एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर को बॉल्स्टर करना ग्रास रूट लेवल पे जाके थ्रू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ वेयर हाउसेज, प्रोसेसिंग यूनिट्स एंड द फेयर प्राइस शॉप्स इन द प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ठीक है, तो इंटीग्रेट करता है डिफरेंट गवर्नमेंट स्कीम्स को और इसको इम्प्लीमेंट करती हैं डिफरेंट एजेंसीज लाइक एनसीडीसी, इसके अलावा एफसीआई हो गया, फिर नाबार्ड हो गया एंड द सीडब्ल्यूसी इन कोलैबोरेशन विद कंसर्न्ड स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, तो नेशनल लेवल कोऑर्डिनेशन कमिटी ने अपनी पहली मीटिंग कंडक्ट की है नई दिल्ली में फॉर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लान। नेक्स्ट है, which organization recently hosted the 12th plenary assembly of the global soil partnership? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने कि इस इवेंट को होस्ट किया है? आंसर है यूनाइटेड नेशन की बॉडी फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन और इस असेंबली में लगभग 700 पार्टनर्स थे और एफएओ के मेंबर्स थे और जीएसपी बेसिकली जो है ग्लोबल सॉइल पार्टनरशिप, ये एक ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड मैकेनिज्म है जो कि सस्टेनेबल सॉइल मैनेजमेंट को प्रमोट करता है और इसने अब तक बहुत सारे प्रोग्राम्स को ऑलरेडी इंप्लीमेंट किया है पूरी दुनिया भर में। ये जो असेंबली है ये एक की प्लेटफॉर्म है फॉर द जीएसपी पार्टनर्स एंड एफएओ मेंबर्स कि वो नॉलेज को एक्सचेंज करें और अपनी एक्सपर्टीज को इंक्रीज करें, कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस लें अबाउट द ग्लोबल सॉइल एजेंडा। ठीक है, तो ये इवेंट कहाँ पे या किसने होस्ट किया है? आंसर है फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, यहाँ पे एक और रिपोर्ट है जो आजकल चर्चे में है, इसका नाम है अ वर्ल्ड ऑफ डेट। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि इसको किसने पब्लिश किया है तो आंसर हो जाएगा यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यूएनसीटीएडी। ठीक है, और इसमें इन्होंने हाईलाइट किया है कि जो पब्लिक डेट है वो रिकॉर्ड लेवल पे पहुंच चुका है 2023 में। $97 ट्रिलियन का पब्लिक डेट हो चुका है लोगों पे 2023 में। ठीक है, तो जो अफ्रीकन कंट्रीज में वहां पे सबसे ज्यादा ये डेट टू जीडीपी रेशियो देखा गया क्योंकि वहां पे लगभग 60% से भी ज्यादा डेट टू जीडीपी रेशियो रहा है। इसके अलावा जो डेवलपिंग नेशंस का नेट इंटरेस्ट पेमेंट है वो $847 बिलियन पे पहुंच चुका है। ठीक है, 3.3 बिलियन लोग ऐसे हैं जो कि ऐसी जगह पे रहते हैं जहां पे इंटरेस्ट एक्सीड करता है एजुकेशन एंड हेल्थ स्पेंडिंग को। ठीक है, तो यहाँ पे ओवरऑल जो भी चीजें इसमें दी हुई हैं वो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए हैं। हमें याद रखना है कि अ वर्ल्ड ऑफ डेट नाम की रिपोर्ट जारी करी है यूनाइटेड नेशंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट ने। नेक्स्ट है, विच कंट्री होस्टेड द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2024? कौन सी कंट्री है जिसने कि इस इवेंट को होस्ट किया है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का और ये आपके एग्जाम में डेफिनेटली आएगा। तो सब जैसे कि हम जानते हैं कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को हम सेलिब्रेट करते हैं एनुअली
और इसके थ्रू इन्वायरमेंटल अवेयरनेस प्रमोट होती है और प्रोटेक्शन के बारे में हम बात करते हैं। तो इस साल का ये जो इवेंट था वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे का, उसको होस्ट किया है सऊदी अरेबिया ने, ठीक है। और ये दिन कोइंसाइड करता है विद द 30th एनिवर्सरी ऑफ यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन। तो हर साल एक अलग थीम चूज की जाती है, जैसे कि हम जानते हैं करंट इन्वायरमेंटल इश्यूज को देखते हुए। इंडिया ने लास्ट टाइम होस्ट किया था 45th वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे को 2018 में, और उस टाइम पे थीम हमने क्या रखी थी, बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। फाइन। आपको बताना है कि इस साल का जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे था, यानी कि जो 2024 का ये इवेंट है, इसके लिए हमने थीम क्या रखी है। तो आपको इससे 3 चीजें हमेशा याद होनी चाहिए कि इसको हम कब मनाते हैं, किस कंट्री ने होस्ट किया और थीम क्या थी। थीम हमने कल ही बात की, उसके बारे में आपको कमेंट्स में बताना है। लास्ट क्वेश्चन है, Ministry of Defence recently signed a memorandum of understanding with which ministry to set up a dedicated टेलीमानस सेल फॉर द आर्म्ड फोर्सेज। डिफेंस मिनिस्ट्री ने एमओयू साइन किया है किस मिनिस्ट्री के साथ, एक डेडिकेटेड टेलीमानस सेल को सेटअप करने के लिए फॉर द आर्म्ड फोर्सेज। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के साथ ये एमओयू साइन किया है फॉर एस्टैब्लिशिंग अ डेडिकेटेड टेलीमानस सेल आर्म्ड फोर्सेज के लिए, जिसके बाद स्पेशलाइज्ड मेंटल हेल्थ सपोर्ट प्रोवाइड होगा इनको, ठीक है। तो ये जो इनिशिएटिव है ये 51 एग्जिस्टिंग टेलीमानस सेल्स को ऐड करेगा जो कि ऑपरेट होते हैं इन अक्रॉस ऑल द स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज, जिससे जाहिर सी बात है जो भी मेंटल हेल्थ सर्विसेज हैं मिलिट्री पर्सनल के लिए हमारे, वो इन्हांस हो जाएंगे नेशन वाइड लेवल पे, राइट। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो इसी के साथ हमने आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर कर लिए। आई होप कि आपने सेशन को काफ़ी एंजॉय किया होगा और डेफिनेटली आप काफ़ी कुछ नया सीख के जा रहे होंगे। जिन लोगों को यहाँ पे मेरी स्पीड फास्ट लगती है वो हमेशा यूट्यूब का फीचर यूज़ करके मेरी स्पीड को स्लो कर सकते हैं। आपको जैसे भी कंफर्टेबल लगता है 0.75, 0.5 पे करके आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो वो आपके लिए इशू नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़, कल संडे है तो जो भी आपने इस वीक में पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा प्रॉपरली, और उसके बाद मंडे को फ्रेश होकर बिल्कुल आइएगा, क्योंकि फ्रेश हम लोग फिर से करंट अफेयर्स को स्टार्ट या रिज्यूम करेंगे, ठीक है। चलिए फिर आपके क्विज पे चलते हैं, जहाँ पे स्क्रीन पे आपको 5 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे। ये क्वेश्चंस ऑलरेडी हम पीछे कहीं ना कहीं डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे आपको वीडियो को पॉज करना है, हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, और इसमें से आपको जितने भी आते हैं आप उनका जवाब कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं, और जो नहीं आते उसके लिए बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर जो है वो इम्प्रूव करेगा, बस आपको हमारे साथ कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK Today। With this, Meenu Hadsana signing off.